नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी की इस बार सरकार बनने नहीं जा रही है। ये जो चुनाव है लोकसभा का फाइनल 2024, इस चुनाव में मोदी जी को 220 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो बहुमत से 52 सीटें कम है। यानी अगले महीने जून में मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले पाएंगे। अब ये जो खुलासा, इतना बड़ा खुलासा, ये मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं ये बात कर रहा हूं, ये बात कर रहे हैं देश की वित्त मंत्री, देश की फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति पराकाला प्रभाकर। और प्रभाकर जी ये बात खुलकर कैमरे पर कर रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कितनी सीट लाने वाले हैं? आपका असेसमेंट क्या है? एक एक राज्य में, एक एक प्रांत में हम जाके थोड़ा मिलने के बाद, थोड़ा जानने की कोशिश करने के बाद मुझे ये लगता है कि ये 220 या थोड़ा कम भी हो सकता है। मतलब 220 आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 220 सीटें मोदी लाएंगे। अब प्रभाकर साहब 2014 से मोदी सरकार को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। उनकी पत्नी जो है वो मोदी जी की कैबिनेट की बड़ी अहम मंत्री हैं। यही नहीं, प्रभाकर जो है वो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में, इकोनॉमिस्ट में उनका नाम शुमार होता है। एक और बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, यहाँ इस देश का जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश में मोदी जी की हालत ठीक नहीं है, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। आप कह सकते हैं कि प्रभाकर के मुताबिक उत्तर प्रदेश गले की हड्डी बन गया है मोदी जी के लिए, और इस बार 50 से एक ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी। यानी 50 पर ही मोदी जी का रथ यूपी में रुक रहा है। उत्तर प्रदेश का फीडबैक क्या है? प्रदेश से भाजपा को 50 से एक स्थान भी अधिक मिलना। ओहो, 50। प्रभाकर जी क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 70 सीट, नहीं, अमित शाह कह रहे हैं कि 70 से ज्यादा, आप कह रहे हैं कि 50 सीट आ रही है जी। आप जी, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि 50 से एक ज्यादा नहीं, एक बहुत और कम हो सकता है। अब दोस्तों, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रभाकर साहब ने कई चौंकाने वाली बात कही, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात लगी वो ये कि उन्होंने कहा यूं तो देश का माहौल मोदी जी के पक्ष में नहीं है और वो चुनाव शर्तियाँ हारने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो जीतने की कोशिश करते हैं, वो जीतते हैं, तो इसके पीछे फिर बहुत बड़ा खेल है, इसके पीछे बड़ा खेल है। और उनका कहना है कि जो देश के पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो भी ये मानते हैं, लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं मशीनों का खेल करके ही ये मुमकिन है। यानी कहीं ना कहीं अगर वो जीतते हैं तो उसके पीछे खेल है कि माहौल नहीं है, वो हारेंगे, लेकिन ये कुछ खेल कर सकते हैं ईवीएम से, इलेक्शन कमीशन से। देखिए इससे ज्यादा बेइज्जती किसी नेता को, किसी दल को हो सकती है क्या? अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस इंटरव्यू में प्रभाकर साहब की हर लाइन में कहीं ना कहीं वजन है, एक बड़ा सच छुपा है, खुलासा छुपा है। बहुत सी बातें उन्होंने कही इस इलेक्शन को लेकर, क्या होने जा रहा है, मोदी जी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, सरकार वो किस तरह चला रहे हैं, एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं, बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि 2014 से अब तक मोदी सरकार के भीतर जो लोग हैं, मोदी सरकार की फंक्शनिंग को जो लोग समझ रहे हैं, उनमें प्रभाकर एक वाहिद शख्स हैं जो सारी बातें खुलकर आज के दौर में कह रहे हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा इस इंटरव्यू को आप आखिर तक देखिए, पूरी पिक्चर समझिए और प्रभाकर साहब की दाद दीजिए। इस हिम्मत से वो बोल रहे हैं, देश के वित्त मंत्री के पति बोल रहे हैं। और मैं चाहूँगा इस इंटरव्यू को आप ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए। सीधे चलते हैं प्रभाकर जी के पास। मेरा पहला सवाल प्रभाकर जी ये है, इससे पहले कि मैं बाकी विषयों पर आऊँ, जो सबसे लोगों का एक आज की तारीख में जहां फोकस है कि भाई बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है, जो 2024 का फाइनल है उसमें बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है। और यूं तो ये सवाल आखिर में पूछा जाता है, मुझे लगा कि शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि आपको क्या लग रहा है कि
नरेंद्र मोदी कितनी सीट लाने वाले हैं? आपका असेसमेंट क्या है? दीपक जी, बहुत शुक्रिया मेरे को फिर से आपके वेरी गुड प्लेटफॉर्म पर जी। लाने के लिए। मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। एक एक राज्य में, एक एक प्रांत में हम जाके थोड़ा मिलने के बाद थोड़ा जानने की कोशिश करने के बाद मुझे ये लगता है कि ये 220 या थोड़ा कम भी हो सकता है। मतलब 220 आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 220 सीटें मोदी लाएंगे। प्रभाकर जी, 220 सीटें तो मुझे लगता है 220 सीट पे तो फिर सरकार बनना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें एनडीए कितना होगा? क्योंकि नीतीश कुमार हैं, उनके साथ आंध्र प्रदेश में, जो आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहां पर उनके साथ नायडू बाबू हैं। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो दो बड़े साथी मोदी जी के साथ हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। तो कई साथी हैं मोदी जी के साथ। तो अगर मैं एनडीए कहूंगी, एनडीए कितनी सीट ला रही है? अच्छा, दीपक जी, एनडीए आजकल में एनडीए आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है बीजेपी का। ओके। ये कॉन्टेक्सचुअल अलायंस है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है और रियल पॉलिटिक्स है ना, राजनीतिक अलायंस है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी के साथी हैं, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो विचार से वैचारिक साथी नहीं हैं, बल्कि अवसरवादी, मौका परस्त हैं। जी, कॉन्टेक्सचुअल है, संदर्भ अवसर पर। या लेकिन एक सवाल रह गया। आपने कहा था कि मोदी जी 220 सीट्स, 543 में से 220 सीट मोदी लेके आ रहे हैं। ये आपका असेसमेंट है, आप देश भर का दौरा कर रहे हैं। लेकिन एनडीए की सर सीट रह गई। एनडीए कितना ला रहा है? मेरा सवाल ये था कि अगर मोदी बीजेपी जो है, अगर बीजेपी 220 पे, तो एनडीए कितने पे है? आज तारीख में जो एनडीए सहयोगी दल है वो इनसे टिका हुआ है, तो वो लाएंगे शायद 40, 30 मतलब वो से 40, 30 से 40, यानी 220 और 30 यानी 250, 55, 250, 260, 200। क्या आपको लगता है कि 260 अगर एनडीए लाता है, यानी मोदी जी के 220 और 30-40 आप कह रहे हैं ये जो बाकी महाराष्ट्र और नीतीश कुमार और नायडू बाबू हैं, तो क्या 260 पर मोदी सरकार बना सकते हैं प्रभाकर जी? 2024 जून में मोदी सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार बनना नामुमकिन है मेरे हिसाब से। इम्पॉसिबल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नामुमकिन है जी, असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सहयोगी दल जो 30-40 लाएंगे ना, वो अगर बीजेपी मजबूत नहीं है तो वो भी टिकेगा नहीं ना जी। तो आपको क्या लग रहा है, अगर मोदी 220 पर है, मान लीजिए 543 का हाउस है, जो लोकसभा है 543 सीटों की है, तो क्या आपको लगता है कि अगर मोदी 220 हैं तो जो राहुल गांधी एंड टीम है, यानी इंडिया अलायंस जो है, वो 300 के ऊपर होगी और उनकी फिर सरकार बनेगी? आपको ऐसा लगता है? जी, देखिए, मैं ये बात नहीं बोल सकता हूँ कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन सी दल उसमें रहेंगे, ये सब मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये संभव है, ये होने जा रहा है आजकल देश में जो माहौल है, इस हिसाब से कि ऑपोजिशन का ही सरकार बनने वाली है। एनडीए, बीजेपी, मोदी सरकार तो असंभव है, असंभव। एक चीज मैं यहां पूछना चाह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जो 2014 में उनको प्रचंड बहुमत मिला, 282 सीट लेके आए बीजेपी, और 303 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर जीती 2019 में, यानी मेजॉरिटी की सरकार, बहुमत की सरकार। अगर मोदी 220 पर जा रहे हैं, अगर मोदी इतना नीचे आ रहे हैं, उनको 70-80 सीटों का नुकसान हो रहा है, क्या ऐसी स्थिति में जब मोदी कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, क्या बीजेपी के भीतर बगावत हो सकती है? बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता साइडलाइन कर दिए, जैसे शिवराज सिंह है, वसुंधरा है, रमन सिंह है, योगी से भी खटपट है, नितिन गडकरी तो मिलने भी नहीं गए जब मोदी जी नागपुर थे। क्या आपको लगता है
कि बगावत हो सकती, विरोध हो सकता है, और बीजेपी के भीतर भी लोग इंतजार कर रहे हैं? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 में, 2019 में बहुत बड़ा ब्रांड था। लेकिन ब्रांड में दीपक जी आप भी जानते हैं, ओवर एक्सपोज़र होने से और जी। ब्रांड डिलीवरी नहीं होने से बहुत नुकसान पहुंचेगा। आप डिलीवर ब्रांड नहीं किया, आपने कह रहे मोदी जी ने। ना डिलीवर नहीं किया, महंगाई है, बेरोजगारी है, और देहात में आपका हालत देखिए क्या है, और किसानों का हालत क्या है देखिए, और सेंटर स्टेट रिलेशंस, चाइनीज ऑक्यूपेशन, ये बहुत मुद्दे हैं ना। और इससे मोदी जी का ब्रांड और ओवर एक्सपोजर, आप कहीं भी देखिए, पेट्रोल पंप पे देखिए, होर्डिंग्स देखिए, बिलबोर्ड्स देखिए, आपका मोबाइल में देखिए, आप टेलीविजन में देखिए, आप अखबार में देखिए, इतना ओवर एक्सपोजर होने वजह वजह इसलिए, अच्छा, फिर लोग थक गए हैं, थकाव आ गए हैं, मोदी फटीग आ गए हैं। मोदी फटीग और ये हिंदुत्व पिच, ये दोनों देश रिजेक्ट करने जा रही है। ये चाह रहे ये हैं। ये मैं बहुत दौरा करने के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद, आंकड़े देखने के बाद और इतिहास देखने के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ। जी, जी। लेकिन एक सवाल मेरा रह गया कि अगर मोदी कमज़ोर होते हैं, मान लीजिए अगर 220, 225, तो ऐसी धारणा है बीजेपी में अंदर, इस तरह की बात है कि साहब 2 गुजराती, अमित शाह और मोदी, ये सिर्फ़ 2 लोग हैं, सिर्फ़ 2 लोग हैं, और ना सरकार में कोई है, ना पार्टी में कोई है, ना संगठन है। लोग कहते हैं कि नड्डा साहब एक पोस्ट ऑफिस की तरह हैं, उनको सिर्फ़ सूचना दे दी जाती है। जितने भी फैसले हैं, चाहे पार्टी में फैसले हों, सरकार में फैसले हों, मुख्यमंत्री बदलना है या किसी को टिकट देना है या किसी का टिकट काटना है, सारे फैसले 2 लोग लेते हैं। क्या ये बात सही है कि सिर्फ 2 लोग ही देश चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, अमित शाह और मोदी? अच्छा, दीपक जी, आप दिल्ली में रहते हैं, आप बहुत लोगों से मिलते रहते हैं, आपको इसके बारे में आपके पास ज़्यादा जानकारी हो सकता है। मैं बहुत दूर हैदराबाद में रहता हूँ। अच्छा, लेकिन आप जैसे लोगों से मेरे बात होते रहते हैं, मेरे को भी यही सुनने में आ रहा है कि भाजपा संगठन में और सरकार में और संघ में भी, आरएसएस में। आरएसएस में इसके प्रति बहुत ही असंतुष्टि है। ओह! जी। मतलब आप कह रहे हैं लोग आरएसएस में मोदी जी के लिए असंतोष है, आरएसएस के नेता खुश नहीं मोदी जी से, ये ऐसा इस मैं तरह की सुनने, बातें? देखिए, जी, मैं जी। जी हाँ, ठीक सीधा है। नहीं, नहीं, आपने सुनना मान लिया। जी। सुनते आ रहे हैं, ऐसी ऐसी मेरे को महसूस हो रहा है। और एक बात है इसमें, देखिए, ये हारने के बाद आरएसएस को और भाजपा का संगठन को इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा बिठा दिया ना, संगठन कहाँ है? आरएसएस संगठन और आरएसएस का संगठन, इन सो फार एज द पॉलिटिकल सिचुएशन इज कंसर्न्ड, एंड भाजपा एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरा बैठ गए ना। और इन लोगों को लगेगा कम से कम 10 से 15 साल इसको फिर ओह! से करने के लिए। आप अच्छा, कह रहे हैं कि आप, नहीं, नहीं, बड़ी बात आपने की, मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। आपका ये कहना है कि मोदी और शाह से ना सिर्फ बीजेपी, ना सिर्फ सरकार, आरएसएस में भी असंतोष है कहीं ना कहीं। और आपने कहा कि मोदी का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, जिस तरह से मोदी काम करते हैं, उन्होंने पार्टी का बहुत नुकसान कर दिया, संगठन का बहुत नुकसान कर दिया। आप कह रहे हैं कि मोदी हारने जा रहे हैं, और मोदी अगर हारेंगे तो बीजेपी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, आपने तहस नहस मोदी ने कर दिया है। पार्टी को फिर से खड़ा होने में आप कह रहे हैं 10-15 साल लगेंगे। मेरे को ऐसी ऐसी लगता है। अच्छा,
अच्छा, एक मैं हाल में एक वीडियो देखा था कि किसी ने मोदी जी को गार्लैंड कर रहे थे, माला पहना रहे जी। और बाजू में राजनाथ जी खड़े हैं और उसको हटाया गया है। ऐसा हो सकता है? आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, ये ये भाजपा का घोषणा पत्र नहीं है, एनडीए का घोषणा पत्र नहीं है, मोदी गारंटी बोलते हैं और इसमें इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री जी का चित्र, फोटो लगा। प्रधानमंत्री की तस्वीर। हम्म। ये संगठन की बात है क्या? ये भाजपा की संस्कृति रही है क्या? आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं आप। जी। तो जी। इसके वजह से संगठन में और बाकी लोगों में, सरकार में या संगठन में बाकी लोगों को हार्ट-बर्न नहीं होते क्या? हाँ, अब नहीं बोलेंगे क्योंकि सत्ता में है, तो बोलना क्यों? ऐसे चिढ़ेंगे। आप आपने नागपुर में जो हुआ आपने अभी बता दिया। ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं क्या अटल जी के समय में, आडवाणी जी के समय में, जोशी जी के समय में, आप ऐसा कल्पना कर सकते थे क्या? हाँ, कि मोदी जी हों और कैबिनेट मिनिस्टर जो है मिलने नहीं जाए, गडकरी जी। हाँ, जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे प्रभाकर जी ये पूछना चाह रहा हूँ, आप तो राजनीति को समझते हो, बीजेपी के समझते हो और कई बरसों से आप देश की राजनीति को देख रहे हो, उसके स्कॉलर हैं आप। अर्थशास्त्र को समझते हैं, राजनीति शास्त्र को समझते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी माला से राजनाथ सिंह को बाहर कर दिया, नागपुर गए गडकरी जी के शहर में तो गडकरी जी से नहीं मिले। ये जो इस तरह का बर्ताव है, जो बिहेवियर है मोदी जी का, ये क्या बताता है? मतलब मोदी जी सेल्फ सेंटर्ड हैं, डिक्टेटर हैं, एम्बिशियस हैं, कोई पर्सनैलिटी फॉल्ट है, क्या लगता है आपको? जी, मैं तो साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ। आप जी। जानते हैं दीपक जी, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि शायद कहीं न कहीं अ, धीरे-धीरे ये भावना आ गए हैं मोदी जी के मन में कि ये सब भारतीय जनता पार्टी क्या है, मेरे वजह से है। संघ क्या है, मेरे वजह से है। ये पूरा सरकार है, जो मंत्री हैं, ये सब क्यों है इधर? मेरे वजह से है। शायद शायद ऐसी भावना बहुत स्ट्रेंथन हो गया है। तो ओह! मैं ही हूँ। आपको लगता है कि उनका जो स्टाइल है गवर्नेंस का और जिस तरह के फैसले वो लेते हैं, क्या ये फैसले एक डिक्टेटर टाइप है? आपको वो डिक्टेटर लगते हैं मोदी? बिल्कुल अ अ, 100% कहाँ क्यों? है? बहुत से है क्या? देखिए नहीं, देखिए आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं 100% प्राइम मिनिस्टर ये आपको डिक्टेटर वही लगते हैं, आप ये कह रहे हैं। ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है क्योंकि देखिए उनके उनके अ अ, उनके टर्म में 3 लेजिस्लेशंस 3 कानून कृषि के बारे में लाया गया है। 2 मिनट भी उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई ना और इसको एजिटेशन के पास उसके इसके अच्छा कुछ कुछ लोग उसको विरोध किया। विरोध करने में उनको इतना गाली मिला, वो टुकड़े गैंग है, वो खालिस्तानी है, वो देशद्रोही है, वो सब सब मिला है और 700 से ज़्यादा किसान मर गए हैं एजिटेशन में और उसके बाद ठीक कुछ दिन पहले पंजाब इलेक्शन से पहले उसको वापस लिया गया। तो वापस लेने में क्यों ले रहे हैं बहस नहीं है। लागू करने में, पार करने से करने के पहले, पार करने के बाद क्यों पार किए हैं, बहस नहीं है। इसको क्या मानते हैं? आप इसको इसको लोकतंत्र मानते हैं क्या? मैं तो नहीं मानता हूँ। लोकतंत्र सिर्फ़ दीपक जी, लोकतंत्र सिर्फ़ ये नहीं है कि एक बार 5 साल में आप जाके वोट करके आ जाएँगे और मुँह बंद कर रख करके बैठना है। ये लोकतंत्र नहीं है ना। लोकतंत्र बहस के साथ चलती है। लोकतंत्र संवाद के साथ चलती है।
लोकतंत्र बैठ के बात करने से चलती है। लोकतंत्र, अगर आप मेरे को सहमति नहीं है तो मैं आपको मैं बोल के आपको कन्विंस करके, आप ये नहीं है, आप ये गलत सोच रहे हैं, नहीं तो आप मेरे को करेंगे। ऐसी लेन देन में लोकतंत्र चलती है ना। जी। एक सवाल मैं, क्योंकि प्रभाकर साहब आप तो अर्थशास्त्री तो हैं, अब मैं आपसे इकोनॉमिक्स पे क्या सवाल करूं? मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं आपसे इकोनॉमी पे बात कर सकूं, लेकिन मैं राजनीति पे जरूर बात करूंगा। आप लगातार दौरे कर रहे हैं, यूं तो आपसे मैं सारे राज्यों पे बात कर सकता हूं, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो। दो स्टेट पे मैं बात करना चाह रहा हूं जो बड़े क्रूशल हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो ये कह रहे थे कि साहब 75 सीटें 80 में आ रही। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में दाल पतली, हालत खस्ता है मोदी जी की? उत्तर प्रदेश का फीडबैक क्या है? मेरे को उत्तर प्रदेश से फीडबैक मिल रहा है। मैं गोरखपुर भी गया था। जी जी जी, नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि आप हर जगह जाते रहते हैं। अब मोदी जी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर प्रभाकर जी ट्रैवल कर रहे हैं? दीपक जी, मेरा नजर अंदाजा ये है कि जी प्रदेश से भाजपा को 50 से एक स्थान भी अधिक मिलना। ओहो, 50। प्रभाकर जी क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 70 सीट, नहीं, अमित शाह कह रहे हैं कि 70 से ज्यादा, आप कह नहीं रहे हैं कि 50 सीट आ रही है। जी आप जी, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि 50 से एक ज्यादा नहीं। एक बहुत और कम हो सकता है। मैं थोड़ा जनरस दे रहा हूँ। आप देखिए, अभी अभी मतलब आप कह रहे हैं कि जनरस, मतलब आप दिल बड़ा करके 50 दे रहे हैं। अगर जी, मतलब अगर आप जनरस ना हो तो आप 50 से भी कम देंगे। हो सकता है 50 से भी कम। अब देखिए, ये एक इसको ये मूड, यूपी का मूड नापने के लिए मेरे पास एक क्या बोलते हैं, एक इंस्टेंस है, एक उदाहरण है। जी जी देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत जी बहुत बहुत इवेंट बनाया इसको। उसके बाद भाजपा और उनके मित्र और उनके परिवार ऑर्गेनाइजेशन जी सब ने बहुत लोगों को उधर भेजने के लिए बहुत कोशिश की है। और इनिशियली पहले हजारों लोग जाते थे। अच्छा, आप शायद यूपी से हैं। जी, मैं आप यूपी से हूँ। आप अभी किसी से फोन करके, अयोध्या के आसपास में किसी से फोन करके आप जानकारी लेने के लिए कोशिश कीजिए। आज देखिए, नॉट इवन ए फ्यू हंड्रेड डेली विजिटर्स टू अयोध्या राम मंदिर। जी एक ये, और दूसरी बात यह है कि सारे देश में अक्षता बांटने का एक अभियान था, एक प्लान था। जी था। वो क्यों रुक गई? अभी तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि वो लोगों में से इतना रिसेप्टिविटी नहीं है। देखिए, जी, ये दोनों नापने के बाद, ये दोनों जानने के बाद, ये दोनों मतलब आप ये उदाहरण। कह रहे हैं कि मंदिर का जो असर होना चाहिए था वो आपको नहीं लगा? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। और इसीलिए मैं ये महसूस कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और उनके साथी बार बार हिंदू मुसलमान, जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो लोग ये करते हैं वो करते हैं, ऐसी कपड़े पहनते हैं, ऐसी मांस खाते हैं, ये सब बात क्यों आ रहे हैं? अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो मेरा प्रधानमंत्री से मैं ये उम्मीद करना गलत है क्या कि प्रधानमंत्री जी 10 साल सत्ता में रहने के बाद, सरकार चलाने के बाद, और फिर एक बार उनको मैंडेट चाहिए, तो क्या बोलना है? क्या ये बोलना है जी कि मैं 10 साल में ये किया हूँ, इतने रोजगार दिया हूँ, और महंगाई इतना कम किया हूँ, ये सब बोलने का था ना? और जी कितना खाना खाया हूँ, और चीन को मैं भगाया हूँ इधर से, ये सब बोलना था ना? आप देखिए, अभी इलेक्शन छोड़ दीजिए, 6 महीने से आप देखिए, ऐसी चीजों की, ऐसी मुद्दों की कहीं भी भाजपा से जिक्र हो रहे हैं क्या? जी, एक नहीं चीज, हो रहा क्योंकि यूपी, जी यूपी का जिक्र हुआ प्रभाकर जी, उत्तर प्रदेश का, वहां पर योगी आदित्यनाथ थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बातें आजकल सुनने को आ रही हैं
कि साहब अगर 4 जून को 2 में से एक ही आदमी रहेगा, या तो मोदी जी रहेंगे या योगी जी रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 जून को मोदी जी जीत गए, आप तो नहीं मान रहे, लेकिन मान लीजिए हाइपोथेटिकल कि अगर मोदी जी जीत गए, तो लोग कह रहे हैं कि साहब सबसे पहले ये टारगेट करेंगे योगी आदित्यनाथ को, उनको किनारे लगाएंगे जैसे बाकी मुख्यमंत्री किनारे लगा दिए, रमन सिंह हो या शिवराज हो या फिर येदुरप्पा हो या फिर वसुंधरा राजे हो, तो योगी का भी नंबर आएगा। क्या ये बात सही है? केजरीवाल भी आजकल कह रहे हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं कि क्या मोदी ऐसा कर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ जो बहुत पॉपुलर, उनको हटा सकते हैं? देखिए, मेरे को तो इंटरनल डायनामिक्स तो इतना इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो कुछ हो रहा है उसको देख के उनके प्रधानमंत्री उनके पास कैसे नेता रखेंगे, कैसे नेता को सहेंगे, ये सब देखने के बाद अगर कोई अपने आप की शक्ति के ऊपर, अपने आप के मजबूती के ऊपर खड़ा हो सकता है, उनको सहना प्रधानमंत्री जी को इतना आसान नहीं है। मतलब जो आदमी सेल्फ सफिशिएंट है, अपने पाँव पे खड़ा है या मजबूत है, वो मोदी जी के आगे नहीं टिक सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? मोदी जी उन लोगों को सहना, पास में रखना तो मेरे से पसंद नहीं। मुश्किल लगता है। जी, जी। अ, एक और सवाल, अभी आप महाराष्ट्र में थे, 2 दिन पहले आप महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र को आप काफ़ी समय से देख परख रहे हैं। महाराष्ट्र क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है, यूपी के बारे में तो हमने बात कर ली, जो सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं वहाँ पर। उसके बाद नंबर 2 का जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, 48 सीट्स। और 2014 में और 2019 में दोनों बार मोदी जी यानी एनडीए 41 सीट्स ले गई। 48 में से 41, 41 सीटें 48 सीटों में आप कह सकते हैं स्वीप किया मोदी जी ने महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र में आप थे? महाराष्ट्र में आप तमाम लोगों से मिले? महाराष्ट्र का आपका असेसमेंट क्या है? क्या मोदी जी 48 में से फिर से 41 सीट ला रहे हैं, या महाराष्ट्र को इनको झटका देने जा रहा है, शॉक देने जा रहा है इस बार? दीपक जी, महाराष्ट्र में भाजपा को बहुत बड़ा शॉक मिलने वाला है। बहुत बड़ा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। देखिए, आप एनडीए छोड़ दीजिए महाराष्ट्र में, क्योंकि 2019 में एनडीए जो है अब आज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे नहीं है अब उनके साथ। और अभी क्या हुआ, उद्धव ठाकरे जी सरकार में क्या हुआ, शिवसेना को क्या हुआ, इसका असर क्या है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इशू है। हाँ। और देखिए, सिर्फ भाजपा 2019 में 23 सीट पाए हैं जी। 23 में से मैं आज आधा देने के लिए तैयार हूं। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी और शाह की ताकत आधी हो गई महाराष्ट्र में? 12-13 से ज्यादा महाराष्ट्र से मिलने वाला नहीं है बीजेपी को। बीजेपी को। और अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार? देखिए, उनको तो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है ना, इसीलिए भाजपा भी पनिश हो रहा है उधर, और ये लोग भी पनिश होने जाना है। मतलब जनता एकनाथ शिंदे को गद्दारी करने के लिए, अजीत पवार को अपने चाचा शरद पवार के साथ गद्दारी करने की सजा दे रही है, और मोदी जी ने जिस तरह से 2 मराठी पार्टी तोड़ दी उसकी सजा दे रही, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट, यस। प्रभाकर जी, मुझे लगता है आखिर में एक सवाल मैं जरूर पूछना चाह रहा हूं, हालांकि आपने शुरू में ही कह दिया था कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी जी 220 सीटें लेके आ रहे हैं। आपने कहा कि बिल्कुल भी चांस नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, कि अगर मोदी जी ने सरकार बना ली, मान लीजिए आ गए मशीनों का खेल करके, कोई खेल करके, कुछ भी, अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, फिर आपको देश में क्या लग रहा है? अंतिम सवाल। अच्छा, दीपक जी, देखिए, आपसे आपके सवाल से मैं एक हिस्सा मैं आपको थोड़ा सा मैं उसके ऊपर मैं
थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ 2 मिनट जी, की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, दीपक जी, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि माहौल नहीं है, वो हारेंगे। लेकिन ये कुछ खेल कर सकते हैं, ईवीएम से, इलेक्शन कमीशन से। देखिए देखिए, इससे ज़्यादा बेइज़्ज़ती किसी नेता को, किसी दल को हो सकती है क्या? एक एक जी, लोकतंत्र है। नहीं, नहीं, वो मैनिपुलेट करेगा वो। उसको अच्छा, अगर उसको 20-25 कम हो तो भी वो खरीद लेंगे। ऐसे खरीद बात लेंगे। ऐसी बातें आज भाजपा के नेतृत्व के बारे में आम लोग कर रहे हैं। ये ठीक है क्या? एक बात। अच्छा, आपका सवाल, अगर मेरा सवाल है कि अगर आ गए, अगर हो गया, कुछ भी खेल कर दिया, एनीथिंग, मैं अगर वो भले उन्होंने सहयोगी दल तोड़ लिए या कोई इंडिया अलायंस को तोड़ दिया, मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि मान लीजिए अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तब क्या होगा देश में? मैं ये पूछ रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, देश को बहुत खतरा पहुंचेगा, ये कैटास्ट्रोफिक होगा। 2 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। आप शायद इस भ्रम में हैं कि ये कहीं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा, हमारे राज्य में नहीं होगा, हमारे प्रांत में नहीं होगा, महाराष्ट्र में नहीं होगा और गुजरात में नहीं होगा। हो तो गुजरात में तो हुआ था पहले, और आंध्र प्रदेश में नहीं होगा और मध्य प्रदेश में नहीं होगा, राजस्थान में नहीं होगा। लेकिन अगर ये लोग फिर से आएँगे तो हर राज्य में मणिपुर के जैसे सिचुएशन होने जा रहा है। एक, ओहो। बेरोज़गारी, असमानता और 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 बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी, और चाइनीज़ को कोई रोक ही नहीं सकता। और इससे ज़्यादा डेंजर ये है कि सत्तारूढ़ दल और नेतृत्व ये ये समझने लगेंगे कि आप कुछ भी कीजिए, आप बेरोज़गारी बढ़ाइए, महँगाई बढ़ाइए, चीन को आने दीजिए, काला धन मत लाइए और किसानों को मार दीजिए, किसानों का आमदनी नहीं बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए आप, और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में आप कुछ भी कर दीजिए। इतना बड़ा घोटाला होने दीजिए, ये क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के जैसा, पीएम केयर के जैसा, कुछ भी होने दीजिए, हम जीत सकते हैं। और इससे ज़्यादा खतरा एक देश को हो सकता है क्या? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस हो सकते हैं? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस तो, अगर अगर देश उन लोगों को 400 पार देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली बदलेगा। अब देखिए जी। दीपक जी, अब देखिए, अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है क्या देश में? आप इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्ति में आप सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया ना, और सिर्फ सरकार जैसी सेक्रेटरी को, सचिवों को नियुक्त करती है, ऐसी इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त हो गया अभी। और और संविधान क्या चल रहा है? आपका आपका लोकसभा का सेशंस बहुत घट गई हैं। बिल्कुल लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा नहीं है, और सेंटर स्टेट रिलेशंस इतना बिगड़ गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुद्दे हैं, उसके पूरे हट गया ना, पूरा जी। इसको इसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया है। तो अग अभी 303 से आप ये सब कर सकते हैं, तो अब देखिए फिर से आगे तो आपके पास संख्या है, तो आप क्या करेंगे? जी। अ, बड़ी बात आपने कही आज। आपने पहली बात तो ये प्रभाकर जी कही कि किसी सूरत से आपको नहीं लग रहा सेक्युलर कैरेक्टर पूरा चले जाएँगे और सेक्युलर। रिज़र्वेशंस जाएँगे, क्योंकि रिज़र्वेशंस और नेशनल नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोगों को पहले से ही इन लोगों विरोध करते आ रहे हैं ना। जी।
सेकुलर नहीं रहेगा कंट्री आपने कहा, और आपने कहा अगर मोदी आते हैं तो फिर रिजर्वेशन हैं या इस तरह की चीज़ें भी, ये भी फैसले लेंगे। हो सकता है रिजर्वेशन खत्म हो जाए, संविधान को पूरी तरह से बदल दें, और भी बहुत से कारण बताए। लेकिन आपने इस इंटरव्यू में एक बात बड़ी कही, शुरू में कही कि किसी सूरत से आपको नहीं लग रहा कि मोदी इस बार तीसरी बार शपथ लेंगे। प्रभाकर जी का ये भी कहना है कि मोदी 220 से आगे नहीं बढ़ रहा है। इन्होंने एक और बड़ी बात करी कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटें मिल जाएं मोदी जी को, बहुत बड़ी बात है। यानी एक बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग रहा है, और इतना ही बड़ा झटका प्रभाकर जी का कहना है महाराष्ट्र में लग रहा है, जहां पर इनको ऐसा लगता है कि 12-13 सीटें ही मोदी के हाथ आने वाली हैं। और जो उनके सहयोगी दल है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उनको ये नगण्य मानते हैं। उनका कहना है प्रभाकर जी का कि अगर दोनों में से एक भी आदमी एक सीट लिया तो बड़ी बात होगी। कुल मिलाकर जो पिक्चर प्रेजेंट करी है प्रभाकर साहब ने, वो ये कि जो ये इलेक्शन है, इसमें 4 जून को जो नतीजे आ रहे हैं, मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये इनका एक फाइनल और स्वीपिंग स्टेटमेंट है, बड़ी बात इन्होंने कही। प्रभाकर जी आप आए, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आप अंग्रेजी में जनरली बोलते हैं, हिंदी बोलने की आपने कोशिश करी, बहुत उम्दा आपने हिंदी बोली, और मुझे लगता है दोस्तों को भी पसंद आया होगा, उनके कमेंट्स ज़रूर आएँगे आपकी हिंदी पे। और ऐसे ही माशाल्लाह आप हिंदी बोलते रहिए, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपका संदेश ना सिर्फ दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में भी जाए, हिंदी पट्टी में भी जाए। आप हमारे शो में दूसरी बार आए हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपने दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।